नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं। हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे बिना लाग लपेट के बहस के निष्पक्ष शो के साथ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि यूसीसी मुस्लिम शरीयत के तहत नहीं है और मुसलमान इसमें किसी तरह का कोई भी बदलाव मंजूर नहीं करेगा, और अगर इसे थोपा जाता है तो हम उसका खुलकर विरोध करेंगे। बोर्ड ने विरोध जताते हुए विधि आयोग को यूसीसी पर अपना मसौदा भी सौंप दिया है। उधर सरकार ने यूसीसी पर एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जीओएम का गठन कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता किरण रिजिजू करेंगे और जीओएम के बाकी सदस्य होंगे स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल। हालांकि कई मुस्लिम स्कॉलर और महिलाएं यूसीसी को सभी के लिए वक्त की जरूरत बताते हैं, और आपको याद होगा कि 3 तलाक को लेकर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध दर्ज कराया था, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया था। तो क्या यूसीसी पर पर्सनल लॉ बोर्ड की राय मानेगा मुसलमान? आज सबका हिसाब होगा में बहस इसी मुद्दे पर। वो सवाल क्या है, जल्दी से वो सवाल भी देख लीजिए जिन सवालों पर आज बड़ी बहस होगी। जिनकी बंद दुकान, क्या वो यूसीसी से परेशान है? मतलब कि जिनको लगता है कि वो नुमाइंदगी करते हैं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के, उनको डर है कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। सवाल यह भी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या बात मानेगा मुसलमान? हमने आपको भी कहा ना, 3 तलाक के मसले पर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी मुखालफत कर रहा था, लेकिन देश की मुस्लिम महिलाओं ने इसका खुलकर समर्थन किया। तो आज इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता मौजूदा दौर में यह देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। सियासी गलियारों से धार्मिक अखाड़ों तक यूसीसी गूंज रहा है। एक कानून की आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यक है, और एक विधान होना चाहिए। इससे जो है सामाजिक समरसता बनेगी और फूट जो है फूट की पाट मिटेगी, खाई मिटेगी। एक विधान, एक कानून होना चाहिए। देखिए, जो भी काम देश के हित में हो, अच्छा हो, शांति से हो, और वो जरूर करना चाहिए जो देश के हित में हो और देश के लिए लोगों को आगे बढ़ाए। मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये है वो है। मौलाना लोग इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे इस्लाम खत्म हो जाएगा, अच्छा इस्लाम खत्म हो जाएगा, हम बोल देंगे तो मुसलमान लोग हमारे खिलाफ हो जाएगा। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है। आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहाँ पे। तो वहां पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया, वहां कोई मौलाना साहब विरोध नहीं किए। लेकिन ब्याह का जब कानून आ गया तो ना, हमारा इस्लाम का अलग कानून है, ब्याह में 2 ब्याह करेंगे, 3 तलाक देंगे, सुप्रीम कोर्ट धो दिया यहाँ पे। और हम गारंटी करते हैं कि गवर्नमेंट लेके चली आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी के पक्ष में जितनी मजबूत दलीलें हैं, इसके विरोध की आवाज भी उतनी ही मुखर है। अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने का पूरा इख्तियार दिया है और उसको फंडामेंटल राइट करार दिया है। लिहाजा सब मुसलमान ये चाहते हैं कि हमारा जो ये हक है, जो बुनियादी हक है, ये बरकरार रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे। कितने ही बिल आ जाए, जो शरीयत ने हमें हुक्म दिया है हम वो काम करेंगे। और अगर किसी मुसलमान को कुरान पाक की बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना है तो मेरी सलाह है कि वो इस्लाम छोड़ के कहीं और चले जाए। यूसीसी पर महासंग्राम के बीच सवाल यह है कि क्या जिनकी दुकान बंद है वो यूसीसी से परेशान है? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मानेगा मुसलमान? और सवाल यह भी कि क्या यूसीसी पर निकलेगा समाधान या यूं ही मचेगा घमासान? इन सभी सवालों के जवाब हम डिबेट शो सबका हिसाब होगा में आज पूछेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना मसौदा विधि आयोग को भेज दिया है और साथ ही
एक जो खत जारी किया गया है उसमें बाकी मुस्लिम भाइयों से भी ये कहा गया है कि इसमें एक लिंक दिया गया है जिसमें जाकर के वो अपनी राय रख सकते हैं कि वो इनके खिलाफ हैं, वो यूसीसी के खिलाफ हैं। आज बड़ी बहस हम इसी पर कर रहे हैं। अपने साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद शबनम खान जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हाजिक खान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु, नाजिया इलाही खान सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सैयद जवाद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, रूही भट्टी सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं शुरुआत हाजिक खान जी आप ही से कर रहा हूं। भाई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि ये शरीयत के खिलाफ है और उन्होंने अपना मसौदा मतलब अपना ड्राफ्ट विधि आयोग को भेज दिया है कि अगर इसे लागू किया गया या थोपा गया तो इसका खुलकर विरोध किया जाएगा। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा है? उनकी बात मानेगा मुसलमान देश का? देखिए, सबसे पहले मैं यूसीसी के बारे में आपको ये बताऊं कि विरोध उस चीज़ का होता है जो चीज़ मौजूद होती है। अभी लॉ कमीशन ने अभी तक उसकी ड्राफ्टिंग नहीं की और ड्राफ्टिंग ना ही अभी हम किसी के सामने आई है। किसी का विरोध और उस पर राय जब भी आती है जब कोई ड्राफ्ट होता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिन महिलाओं के लिए ये ड्राफ्ट की बात जैसे की जा रही है, बहस चल रही है, डिबेट चल रही है, कि जब से दुनिया बनी है और आज तक दुनिया में जितनी भी हुक्मरान आए और आज दुनिया में जितने मुल्क हैं, किसी मुल्क के संविधान ने ऐसा कानून नहीं बनाया जैसा शरीयत ने 1400 साल 45 साल पहले बनाया। कि नंबर 1 कि कुरान कह रहा है कि औरत की हिस्सेदारी शौहर की प्रॉपर्टी में, बेटी की हिस्सेदारी बाप की प्रॉपर्टी में, बीवी की भाई की प्रॉपर्टी में बहन की हिस्सेदारी और शौहर की प्रॉपर्टी में बीवी की हिस्सेदारी। 4 जगह, बल्कि 2 जगह और भी हैं, लेकिन मैं अभी 4 ही का तस्करा करूंगा कि ये इस्लाम ने हिस्सेदारी दी है औरत को। इस्लाम कितनी दी है? कितनी दी है? जैसे मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, तो मेरे बेटे को 67%, मेरी बेटी को 33%। तो ये नहीं, मैं इसीलिए पूछा, मैंने आपसे इसीलिए पूछा। जब वो बेटी शौहर के पास जाएगी तो शौहर की प्रॉपर्टी में भी उसकी हिस्सेदारी। क्यों भाई? बेटा बेटी तो आप ही के है ना? नहीं, आप तो बराबर हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कौन ठेकेदार है? आप किस बात के ठेकेदार हैं? सरकार क्यों ठेकेदारी करेगी? अरे ठेकेदार, एक सेकंड, जब एक तरफ तो आप कहते हैं कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट पर पहुंच जाते हैं। एक सेकंड हाजी खान जी, आप फंडामेंटल राइट पर पहुंच जाते हैं कि लिंग के आधार पर आप जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, और यहां आप कह रहे हैं 67% बेटों को और 33% बेटी को। क्यों भाई? 4 जगह मर्द की हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन लड़की की, औरत की 4 जगह हिस्सेदारी है। उस लड़के से ज्यादा कम कर देंगे, इसलिए आप परसेंटेज कम कर देंगे। आप पॉलीगेमी के नाम पर 4 सेक्स टॉय रखेंगे। कोई नहीं रख रहा 4, झूठ फैलाते हैं आप लोग। तो कोई नहीं रख रहा एक शादी करने का। कुरान कह रहा है, कुरान ने, सुन लीजिए, जब 4 का विरोध करने के वालों सुन लो, इंसल्ट करेंगे, इसलिए आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड खराब लग रहा है। अरे हमें सिविल कोड का तो अभी ड्राफ्टिंग ही नहीं आई। अंधी बातें कर रही हैं आप लोग, जितनी भी बहस हो रही है अंधी बहस है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई चीज की ड्राफ्टिंग होके आएगी, उसके बाद क्या होगा? अरे आप पे शरीयत लागू की जाएगी मोदी जी द्वारा। मैं ये बता रहा हूँ इसी सिविल कोड के द्वारा। जो तलाक का सिस्टम है इस्लाम में और किसी में नहीं है, और किसी मजहब में नहीं है, लेकिन इस्लामिक हिंदू लड़की तलाक लेगी तो इस्लामिक कानून उस पर नाफिज होगा। नाजिया, ये बताइए कि जो सीधा सा सवाल हमारा है आज की डिबेट का, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुसलमान कम्युनिटी की नुमाइंदगी करता है? अगर वो विरोध दर्ज करा रहा है तो क्या देश का सारा मुसलमान, हमारे सारे मुस्लिम भाई बहन उनकी बात मानेंगे कि उन्होंने कह दिया विरोध करो तो विरोध करेंगे वो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जितने भी इलिटरेट, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में मैं बहुत क्लियर बोलती हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी में जो पसमानदा मुसलमान है इनको इन्होंने शिकंजे में बंद करके रखा है, लेकिन जो एडुकेटेड, जो क्वालिफाइड मुसलमान है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में बात कर रहा है। क्योंकि देखिए, कुरान और इतिहास दोनों गवाह है कि मुस्लिम कम्युनिटी की औरतों को बहुत ज्यादा डिप्राइव और डिक्टेटरशिप के अंदर रखा गया है। आप सोचिए ना, इंसानियत का सबसे बड़ा काम हमारे इस्लाम में जो है अडॉप्टेशन नहीं है, हम अडॉप्ट नहीं कर सकते बच्चे को। आप सोचिए कितना बड़ा इंसानियत का काम है। एक तरफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
औरतों को इतना ऊंचा दर्जा देते थे। कुरान पाक इस बात का गवाह है कि बेटी के सामने वो खड़े हो जाते थे, अपनी पगड़ी उतार देते थे। और यहाँ पर देखिए पॉक्सो होता है, जैसे ही लड़कियों को पीरियड स्टार्ट होता है उनका निकाह करा दिया जाता है। आपकी निगाह में कौन सा निकाह है? झूठ मत बोलिए देश के सामने। आपकी निगाह में कौन सा निकाह है जो इतना छोटी बच्ची का हुआ? एक बताएं, एक बताएं आप अपने आसपास। हम जाते हैं पंचायत में, हम जाते हैं लोगों के साथ, हम लोगों के साथ मबलूस रहते हैं निकाहों में। हम 20 दिन दावत में रहते हैं, एक भी निकाह नहीं होता ऐसा। आप जिस तरह का बयान कर रही है, झूठ बयान कर रही है। मैंने 100 वजारतों में जाता हूँ, साल भर में मुझे तो एक भी बच्ची नजर नहीं आई। औरतों को जेंडर इक्वालिटी में नहीं आने देंगे, इनको मर्दों के बराबर नहीं आने देंगे। क्यों भाई? आप हमको सिखाइएगा कि हमको कहाँ तक पढ़ना है, हमको कैसे कपड़े पहनने हैं, हमको सिखाएगी, हम नहीं सिखाएंगे। शबनम जी, ये बार बार हाजी खान कह रहे हैं कि आपको शरीयत सिखाएगा, शरीयत सिखाएगा। नाजिया ये कह रही हैं कि भाई आप कहते हैं जेंडर इक्वालिटी, ये कौन सी इक्वालिटी है? 33% लेकर के खुश हो जाओ आप। प्रत्युष भाई, जब ये कह रहे हैं कि इस्लाम भी यही कह रहा है और यूसीसी में भी वही आ रहा है, हाँ। तो फिर दुखी क्यों हो रहे हो? फिर तो दुख की कोई बात ही नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए कि कुरान शरीफ का सारा कुछ वो सरकार उसको कानून का जामा पहना रही है हमारे इस्लामिक धर्म के हिसाब से। तो इनका छोड़ दीजिए, ये कभी भी बेटियों के पक्ष में नहीं रहे हैं। इन्होंने कभी भी प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो नहीं किया है। और इनसे पूछिए ज़रा, ये जो 33% वाला एंगल लेकर आए हैं कि बेटियों को तो 33, क्यों 33? जब हमारे इस्लाम धर्म में लिखा है बेटा बेटी एक समान एक बराबर हैं, तो आप 50% बेटे को और मैं पति के घर वाले पे क्यों रहूं? भाई आपको पति के घर में भी तो मिलेगा, लेने देते हो किसी को हक लेने दिया है आज तक बेटी को? ना अपने माँ बाप के घर में ले सकती, ना पति के घर में ले सकती। सारी जिंदगी तो वो बेटियां तड़पती घूमती है लड़ती हुई, और हाजिक भाई को दिखाई नहीं देती है एक भी बेटी। कहाँ मैं तो शादी दावतें खा खा के ही तो ऐसा हाल हुआ है आप लोगों का। सिर्फ शादियों में दावतें खाने जाते हैं, गए दावत खा के आ गए, बेटी का नहीं पता किया। ये पंचायत आपकी देखी है, आप तो पंचायत ये वाली करते हो, नकली वाली, जहाँ 15 साल वाली को छुपाने की दावत है। दावत किस बात की खाते हो मुझे पता है, और जिन गाँवों की आप बात कर रहे हो ना वो भी मुझे पता है। वहाँ भी दावत खा के आ जाते हो, बेटी का कचरा निकाल के आ जाते हो वहां पर भी। कह रहे बेटी से क्या लेना देना, मुर्गा फाड़ो और निकल लो भाई यहाँ से। आप सिर्फ मुर्गे की दावतें खाना। रुई भट्टी क्या नहीं मैं एक सेकंड रुई भट्टी मतलब शरीयत में जो महिलाओं के लिए बेटियों के लिए जो मुकर्रर किया गया है वही चलते रहना चाहिए, उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। बेटियां 33% लेकर खुश रहे। बिल्कुल नहीं, हमें जेंडर इक्वालिटी चाहिए। रुई भट्टी चलना है। एक सेकंड, मैंने रुई भट्टी से राय मांगी। रुई भट्टी, हाँ बिल्कुल जो शरीयत के हिसाब से है मेरे लिए वही सही है। जो अभी मैम ने बोला है कि हमें पढ़ाया नहीं जाता, बेटा बेटी बराबर नहीं है, जो मुसलमानों की पसंदीदा एक तबका है उनके साथ ये गलत करे। मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों में बेटियों का हाल लगता है देश में देखा नहीं है आपने मुस्लिम बेटियों का हाल। मुस्लिम बेटियों को शायद आप कुछ काम नहीं करती हैं उनके लिए। आप क्या घर में ही रहती हैं क्या? बाहर निकली हैं कभी? उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। कैमरा का सोशल एक्टिविस्ट होना अलग चीज है और जमीन पर मुस्लिम बहनों हिंदू बहनों सबके लिए काम करना एक अलग चीज है। इनको तो मैं पहली बार देख रही हूँ, इनका क्या क्या सोशल एक्टिविटीज किया है। हमने छोटी छोटी बच्चियों को ना गोद में उठाया है जिसका बलात्कार हुआ है। हमने ट्रिपल तलाक की महिलाओं के आंसू पोंछे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए हैं। पॉलीगेमी के नाम पर जो औरतों को, मुसलमान औरतों को सेक्स टॉय बनाया गया है, उनको सुप्रीम कोर्ट हम लेकर गए हैं। छोटे छोटे मदरसे की बच्चियों को हमने बचाया है। छोटे छोटे मदरसे के बच्चों को अनल सेक्स किया जाता था, वहां से हम निकाले हैं। नाजिया एक सेकंड, हाजी भाई नाजिया जरा रुई भट्टी को भी बोलने दीजिए। मैं उसके बाद जवाद भाई के पास भी आऊंगा और शैलेश जी के पास जाऊंगा, लेकिन रुई भट्टी अपनी राय रखिए। रुई भट्टी पे चढ़ बैठी अगर एक सेकंड बोलने दीजिए। रुई भट्टी, क्यों होना चाहिए यूसीसी का विरोध, और आपको क्यों लग रहा है कि अगर यूसीसी आ जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा? बताइए रुई भट्टी। लेकिन जो हमारी शरीयत ने लड़कियों के लिए किया है ना, जो हमारी शरीयत में लड़कियों की इज्जत है ना, वैसी इज्जत किसी धर्म में नहीं है। हिंदू लड़कियों की इज्जत नहीं है क्या?
हिंदू लड़कियों की इज्जत नहीं है देश क्या? का कानून अगर लागू हो जाएगा तो इज्जत चली जाएगी क्या? इज्जत बढ़ जाएगी आप लोगों की और ज्यादा। बैठी तो है वो, क्या एक बार नहीं गई होंगी वो, बैठी है जिन्होंने झंडा फैलाया पूरी दुनिया में। आप जानकारी लीजिए हम लोग कौन है और कितना काम किया है। सिर्फ कैमरामैन वाले नहीं है हम कि कैमरा के सामने बोलने आ गए। रूही भट्टी की आवाज 4 दिन एक सेकंड रूही भट्टी की आवाज साफ नहीं आ पा रही है। मैं पीसीआर रूही भट्टी की आवाज दब रही है। वो भी मुर्गा स्टूडियो में जरा आवाज क्लियर कीजिए। जवाब जी बराबरी चाहिए, आवाज तो बढ़ाओ बराबरी चाहिए। मैडम की आवाज बढ़ा भैया। मैडम आपको शॉर्ट कपड़े पहनने में बराबरी चाहिए, वो इस्लाम इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आपको लगता है कि इस्लाम बराबरी नहीं कर रहे हमारी। इस्लाम क्या करना है? बच्चा पैदा करने की मशीन बनना है? आपको क्या करना है? बच्चा पैदा करने की मशीन बनना है? हाँ, तलाक के नाम पर आपको पॉलीगेमी के नाम पर और हलाल के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन करना है, यही आपको पसंद है? यही आपको पसंद है? आपको गलत। बल्कि ये तो औरतों का भी बेड़ा गर्क कराएंगी भट्टी, जो बेचारी महिलाएं जो जूझ रही हैं। इतना ऊंचा दर्जा दिया है। कुरान के सूरे अन-निसा में जेंडर इक्वालिटी की बात कही गई है, कुरान के सूरे अन-निसा में। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है तो ये औरत जो बैठी हुई है ना, ये कुरान भी नहीं मानती है, ये नाउजुबिल्लाह ये कुरान भी नहीं मानती है, क्योंकि कुरान खुद सूरे अन-निसा में जेंडर इक्वालिटी की बात कहता है। ठीक है, तुम कुरान नहीं मानती हो, तुम कुरान नहीं मानती हो, तुम मुल्ला मानती हो, तुम अल्लाह नहीं मानती हो, तुम 20 पारा नहीं मानती हो, तुम मुल्ला का पत्ता मानती हो। तुम्हारा ये जो अरे मुल्ला के इस्लाम से जिस दिन बच जाओगे ना उसी दिन तरक्की तरफ हो जाओगे। एक सेकंड। इस बीच एक खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है। यूसीसी पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। यूसीसी पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन कर दिया गया। मोदी सरकार के 4 मंत्री इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता करेंगे किरण रिजिजू, और साथ ही जो बाकी मेंबर्स इसमें हैं उसमें स्मृति ईरानी हैं, उसमें जी किशन रेड्डी हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, जो कि यूसीसी से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अलग अलग ग्रुप से, संगठनों से वो राय भी लेंगे। यूसीसी पर इसे कहा जा रहा है कि सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है और इसके लिए जीओएम का बकायदा गठन कर दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता किरण रिजिजू करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभितोष इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अभितोष, ये बताइए कि ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है इसमें सभी की जिम्मेदारियां भी शायद तय की गई हैं। बिल्कुल, इसमें जाहिर तौर पर सभी की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूसीसी को लेकर तमाम विपक्षी दलों की अलग अलग राय सामने आ रही है, जैसे कि कुछ दिन पहले मायावती का एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि यहां पर बदलाव हो, यूसीसी आए, लेकिन सबका साथ यहां पर सबको लेकर चले, सबका विचार विमर्श जरूरी है। यही वजह है कि जीओएम का एक यहां पर गठन किया गया और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ये तय करेगा इसमें कि क्या इस ड्राफ्ट में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर विरोध हो रहा है, जिस तरीके से यहां पर कुछ चीजों को लेकर विरोध किया जा रहा है, जैसे जमीयत उलेमाए हिंद जो अरशद मदनी का है, उन्होंने लॉ कमीशन को अपना ड्राफ्ट भेजा और उन्होंने कहा कि कयामत तक यूसीसी नहीं आएगा, यानी कि दूसरा कानून आने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अलावा पर्सनल लॉ बोर्ड, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने भी एक ड्राफ्ट भेजा और उसने भी कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है इस देश में। जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपना विरोध दर्ज करा दिया। जो जीओएम में मिनिस्टर्स हैं जिनको शामिल किया गया है उसमें अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, जैसे कि आदिवासी समाज से बात करने की जिम्मेदारी किरण रिजिजू के पास है, तो पूर्वोत्तर का जिम्मा जी किशन रेड्डी को दिया गया है। कानून से जुड़े जो पेचीदगियां हैं उसका जिम्मा संभालेंगे मेघवाल जी, और साथ ही स्मृति ईरानी महिलाओं से जुड़े मामलों को देखेंगी, उनसे राय विमर्श करेंगी। तो सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां यहां पर तय कर दी गई हैं। मैं वापस डिबेट पर लौटता हूं। सैयद जवाद साहब, भाई यूसीसी का विरोध क्यों? और देखिए, शुरुआत में ही हाजिक भाई ने बोला कि हमारे यहां तो सब में महिलाओं को, बेटियों को हक दिया गया। इन्होंने 3-4 एग्जाम्पल भी बताए, लेकिन उसी एग्जाम्पल में इन्होंने वो भी कह दिया कि 67% बेटों को, 33% बेटियों को। यूसीसी तो बाद में आएगा, यह मामला तो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बुशरा अली लेकर पहुंच गई हैं, जिनको भाइयों से कम हक मिला। वो कह रही क्यों भाई, इतनी असमानता क्यों? प्रत्युष भाई, मैंने सबको बहुत शालीनता के साथ सुना है, बहुत खामोशी के साथ सुना है,
और आशा ये करता हूं कि मुझको भी उतने ही खामोशी से सुनने का और बोलने का मौका दिया। पृथ्वी भाई देखिए, इस शगुफे की शुरुआत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने करी, और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश का दौरा करके आए तो उन्होंने इस पुल के ऊपर इसको खूब हवा दी, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है, कर्नाटक की हार, उसके बाद मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में इलेक्शन है, आसार अच्छे नहीं लग रहे साहब। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है, इन मूलभूत समस्याओं के ऊपर चर्चा ना हो सके तो उन्होंने फिर एक कबूतर एक शगुफे के तरीके से उड़ा दिया है, ताकि इसी के ऊपर 3-4 महीने 5 महीने यूसीसी के ऊपर डिबेट होती रहे। भैया आप ब्लूप्रिंट क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं? नंबर एक बात, ब्लूप्रिंट है नहीं और उसके बाद डिबेट हो रही है, और महिलाओं की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी आपके सामने 2 महिलाएं बैठी हुई थी, इनसे पूछिए बिल्किस बानो के लिए कितनी आवाज उठाई इन्होंने, जिस बच्ची का रेप हुआ और उनको छोड़ दिया गया संस्कारी ब्राह्मण कह करके। बीच में ना बोलिए, खामोश बैठो भाई, मैडम खामोश बैठो, खामोश बैठो की बदतमीज। अरे सुनिए बदतमीज मोहतरमा, सुनिए, सुनेगी नहीं सुनेगी, बीच में नहीं बोला जाता। अरे कौन कौन लोग डिबेट में बुला लेते हैं भाई, कब से ये आने लगी? पहले सलीका सीखिए, सलीका देखिए, सलीका सीखो भाई। अरे बीच में सलीका सीखो, बीच में नहीं बोला जाता भाई। सलीका तुम मुझे सिखाओगे? अरे क्या मोमो बेचती है? क्या यही तरीका है मुसलमान मर्दों का, इनको पता नहीं है कि महिलाओं से कैसे। सैयद जवाद, सबसे पहले तो मैं अपने शो को लेकर बोल दूं कि ये जो वाक्य है ना, ये बहुत कॉमन हो गया है। कोई भी मेहमान आके बोलेगा किसको किसको डिबेट में बैठा दिया है, भाई वो बैठाएंगे हम, ये तय करेंगे हम। आप सारे के सारे हमारे सम्मानित पैनलिस्ट हैं, इसलिए कोई यहां पर ये ना कहे कि आप क्या कर रहे हैं। निजी टीका टिप्पणी से मुझे परहेज है, मैं बिल्कुल आपत्ति दर्ज कराऊंगा। कोई भी कहे, एक सेकंड, एक हाजी भाई एक सेकंड रुक जाइए। हाजी भाई, इसलिए ये जो सेंटेंस है ना, ये मेरे शो में एटलीस्ट मत कीजिएगा दोबारा कि किसको किसको आपने बैठा लिया। मैंने बैठाया है, मैंने बुलाया है, आप सभी के सभी सम्मानित हैं। अपनी बात रखिए जवाद भाई। शुक्रिया, बहुत बहुत। आशा करता हूं बीच में नहीं बोलेंगे, अपने टर्म पे बोलेंगे। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ा झूठ का प्रचार करती है, और आप साफ देखिए, बड़ी जो है महिलाओं के सम्मान की बात हो रही थी, और यहाँ पे और लोग भी बैठे महिलाओं में। चलिए आप जो है भारतीय जनता पार्टी कह दीजिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 50% सदन के अंदर दे दीजिए, 50% सदन के अंदर महिलाएं बैठेंगी, दीजिए, कल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा में, लोकसभा में अपने 50% टिकट जो है महिलाओं को देगी, और पसमानदा महिलाओं को भी दीजिए टिकट। आज तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, एक भी सांसद, एक भी विधायक मुस्लिम महिलाओं को नहीं दिया गया, ना पसमानदा मुसलमानों को दिया गया, और यहाँ पे मुसलमानों के हिमायती बने हुए हैं। अच्छा अब आप समझ लीजिए, हिमायती आप देख लीजिए किस तरीके से बने हुए हैं। 3-4 आपको उदाहरण देता हूँ। साउथ का कल्चर बिल्कुल अलग, नॉर्थ का कल्चर बिल्कुल अलग, ठीक है। और आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाकर के एक महिला 5-5 मर्दों से शादी करती है। गोवा के अंदर क्या कहेंगे आप जाकर के, अगर मेल नहीं होता है, लड़का पैदा नहीं होता, तो मर्द को इजाजत है वो दूसरी शादी भी कर सकता है। वहां पर ये महिलाएं खामोश हो जाती हैं। आप प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हैं, देखिए कौन से लोग सबसे देखिए सैयद जवाद, आपके सवालों में ही जवाब छिपा है, जिसको आप या तो देखना नहीं चाहते या देखकर इग्नोर कर रहे हैं। अगर इतनी असमानताएं हैं तो आपको लगता नहीं कि आज वक्त की जरूरत है कि एक समान कानून बन जाए? आपने ठीक कहा, हमारे यहां कई ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जहां पर अलग अलग रीति रिवाज, यहां तक कि वारिस कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, संपत्ति पर किसका कितना हक होगा, ये सारी चीजें अलग अलग बटी। सुन लीजिए, यहां पर आप खुद मान रहे हैं कि अलग अलग चीजें, अलग अलग असमानताएं हैं, तो आपको लगता नहीं कि एक समान कानून होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं नहीं, दूसरी चीज जब हम नहीं, यहां पर यह कहा जाता है कि भाई फंडामेंटल राइट में तो हमें धार्मिक आजादी है, तो वही फंडामेंटल राइट यह भी कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो क्यों हो रहा है साहब? आपको नहीं लगता कि इसमें सुधार की आवश्यकता है? और आप ये मुझे बताइए कि जब एक सेकंड सर, जब हिंदुओं के अधिनियम में 1956 के अधिनियम में 2005 में संशोधन किया गया कि भाई बेटियों को भी बराबर का हक मिलेगा अपने पिता की संपत्ति में, सुधार हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको नहीं लगता
कि मुसलमानों में अगर शरीयत में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई 33%, और अगर पति का इंतकाल हो जाए तो उसका 6वां हिस्सा मिलेगा पत्नी को, आपको नहीं लगता कि अब इसमें बदलाव की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल करा आपने पृथ्वी भाई। आप भारत के बारे में बात कर रहे थे, तो भारत के अंदर अनेकता में एकता की बात करेंगे। भारत की खूबसूरती जो है ना, उसकी डाइवर्सिटी है। आप ऐसे चमन को, ऐसे गुलदस्ते को क्या चाहते हैं कि एक ही फूलों से सजा दिया जाए, एक ही तरह के जो है इसमें खुशबू हो, एक ही कलर के जो है इस गुलदस्ते के अंदर खाली फूल हो। आप क्यों इस चमन अरे की हमारे खराब करना गुलदस्ते चाहते हैं? हमारे गुलदस्ते में अलग अलग फूल के लिए अलग अलग नियम कायदा होगा, ये तो शायद किसी को मंजूर नहीं होगा। आचार्य शैलेश तिवारी जो बात यहां पर सैयद जवाद ने कहा गलत नहीं कही कि भाई हिंदुओं में भी अलग अलग रीति रिवाज, अगर आप चले जाइए नॉर्थ टू साउथ तो वहां भी वो कहा जाएगा कि साहब ये नियम हम पर क्यों थोपा जा रहा है। आचार्य शैलेश तिवारी। धन्यवाद प्रत्युष जी। इंडिया डेली लाइव पर मैं पहली बार आया हूं और आप एक विश्वसनीय पत्रकार आप हैं और आप शुरुआत कर रहे हैं एक देश के ऐसे मुद्दे का जो बहुत ज़रूरत की चीज़ है। एक राष्ट्र एक कानून सबकी ज़रूरत है। आप देखिए यूसीसी तो मुस्लिम कंट्री में भी पहले से लागू है, चाहे हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान को देखिए, तुर्कियों को देखिए, मिस्र को देखिए, इंडोनेशिया को देखिए। और भारत के मुस्लिम लोग अभी भी चाह रहे हैं कि इनका कानून जो है वह शरीयत कानून से चले, शरीयत कानून से चलाएं और 13 साल की लड़की से शादी करें और 4 शादी करें और 20 बच्चे पैदा करें और देश की जनसंख्या विस्फोट करा दे। इससे देश नहीं चलता। देश चलता है एक राष्ट्र एक कानून से, महिलाओं को माता समान सम्मान देने से। आप बताइए, यहाँ पर इतने मुस्लिम भाई लोग बैठे हैं, बहन बैठी हैं, भारत के 500 साल पहले से लेकर के अभी तक, मैं 1000 साल की बात नहीं करता हूँ, कोई भी 10 मुस्लिम महिलाओं का नाम बताएं जो प्रसिद्ध हो, ये नहीं बता पाएंगे। जबकि हमारे समाज में, सनातन धर्म में महिलाओं को बहुत सम्मान है, बहुत पूजनीय माना जाता है। यहाँ रजिया सुल्तान कौन थी, मुस्लिम महिलाओं को सबसे पहले समझा जाता है। कौन सी महिला रहने नहीं देना चाहते थे आप। महिला बता दें आप। अरे रजिया सुल्तान के पीछे भी पड़ गए थे इसी टाइप के मुल्ला जो आजकल चिल्लाते हैं। इस देश में अभी आपने उनको तो नहीं टोका जो बदतमीजी कर रहे थे। लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी जी, आचार्य शैलेश तिवारी जी, आपने जिन मुल्कों का जिक्र किया ना कि वहां पर यूसीसी है, तो पहली बात कि वो सारे के सारे मुल्क धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ठीक है, मुस्लिम राष्ट्र है जी। तो ये है हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष। दूसरी चीज, अगर आप कह रहे हैं कि कई मौलानाओं को अगर दिक्कत है, आपत्ति है, कहा जा रहा है कि वो भ्रम फैला रहे हैं, तो ये बताइए कि हिंदू धर्मगुरु कुछ ऐसे भी है, वो कह रहे हैं कि यूसीसी का मतलब हिंदू राष्ट्र है, फिर वो मामला वहां हिंदू मुसलमान में तब्दील हो जाता है। उनको क्या कहिएगा कि वो क्या कर रहे हैं साहब? बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में हिंदू जो कानून है उसको टच नहीं किया गया इस यूसीसी में। नहीं है इस पाकिस्तान वहाँ पर हाल क्या है माइनॉरिटी का, वो तो बता दीजिए। समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, सभी बेटी बहनों को, सभी धर्मों के बेटी बहनों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो। यह हिंदू राष्ट्र कोई बात नहीं है, देश में गलतफहमी ना पैदा करें। ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ से दूसरे से मुकाबला करना वैसे ही गलत है। हमारी थीम सेकुलर है, हमारा राष्ट्र सेकुलर है। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, उससे हमारा मुकाबला क्या करना, उससे क्या मुकाबला करना है। शादी करते हैं उसी प्रकार हिंदू मुस्लिम शादी करेगा। एक शरीयत का भाषा देकर के गुमराह करके 4 शादियां करते हैं, 20 बच्चे पैदा करते हैं। इस देश में इसी की जरूरत है। रेशो नहीं मालूम है।
और गाँव पर आकर के ज्ञानबाजी करेंगे। काफी मॉडिफिकेशन किया है, हमने काफी मॉडिफिकेशन किया है। ये देश की मुस्लिम बेटियां तय करेंगी, जो करोड़ों करोड़ों, एक नहीं करोड़ों जिनके टेलीफोन आ रहे हैं, करोड़ों जो यूसीसी का विरोध कर रही हैं, ऐसी बैठी हुई हैं। 1% का नहीं होगा, जो 50% से ऊपर महिलाएं कहेंगी देश में कानून वो लागू होगा। देश की जो सरकार को वो कानून लागू करना चाहिए। 5.5 करोड़ लोगों ने तलाक के खिलाफ दिया था, लेकिन उसके बाद उनकी नहीं सुनी गई। आप जैसी चंद बैठने वाली औरतें, उनके ऊपर नहीं कानून पास होगा, उनकी वजह से नहीं होगा कानून। क्यों? हमारे देश की महिलाएं मुस्लिम क्या चाहती हैं, उसकी तादाद क्या है, उनकी संख्या क्या है, उस संख्या के ब्याह पर सरकार पता करना चाहिए। चाहती है हम देश की मुख्य धारा से जुड़कर देश के कानून को फॉलो करें। ठीक है, रूही भट्टी मुस्कुरा रहे हैं। रूही भट्टी ये बताइए कि अभी जो शरीयत में जो नियम है उससे महिलाओं को क्या फायदा है, और अगर इसमें एक नियम बन जाए, एक समान बन जाए कि भाई आधी हिस्सेदारी बेटे की और आधी हिस्सेदारी बेटी की, तो इससे आपका क्या हक छीन जाएगा? आप 33% में आपने कहा कि हम खुश हैं। अगर कानून बन जाए कि भाई 50% की हकदार आप भी होंगी, जैसे कि हिंदू एक्ट में, तो आपको क्या दिक्कत होगी उससे? देखो अभी कानून तो आया नहीं ना, हमें ड्राफ्ट का पता है कि उसमें क्या क्या हो। हाँ। रही बात कि जो हमारे मतलब समाज में लिखा है, हमारे मुस्लिम धर्म में है कि ऐसा ऐसा लड़कियों के लिए, तो हाँ। मुझे लगता है कि ऐसे किसी और धर्म में नहीं है। आप पता नहीं मुझे कि कुछ लड़कियां खुश क्यों नहीं है उन सब चीजों से। तो दूसरी मुझे अच्छा एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि शरीयत में जो संपत्ति का बंटवारा है वो शायद 37 एक्ट भाग 2 में है, उसमें आप लोगों के लिए क्या लिखा गया है कि कैसे कैसे संपत्ति का बंटवारा होगा, आपको कितना हिस्सा मिलेगा? जानती हैं इसके बारे में कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताइए जरा। देखो अगर बेटे को मतलब जो बेटी होती है उसको 30% मिलता है और बेटे को बाकी मिलता है, लेकिन जो बेटी होती है उसको जब शादी होती है शौहर के घर में भी मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि उसके साथ नाइंसाफी होती है, ज्यादती होती है। और ये हर बात पे आती है कि चौथी शादी पे 4 शादी करे। ये मुझे ऐसे 10 तो गिनाए कि जिनकी 4 बीवियां हैं, ये मुझे ऐसे 10 तो गिनाए। ठीक है, अब मुझे एक सेकंड मैं एक चीज और रूही भट्टी अगर शौहर ना रहे, अगर शौहर, हाजी भाई एक सेकंड, अगर शौहर ना रहे, मान लीजिए कि उनकी मृत्यु हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उनकी विधवा पत्नी को कितना मिलेगा संपत्ति में बंटवारा? देखो मेरी अगर शौहर मर जाए, उसके बच्चे होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो माँ उसी घर में रहती है, वो सारा उसी का होता है, उसके बच्चों का होता है। अगर बच्चे ना हो तो 6वें हिस्से के बाद उसको मिल जाता है, और जो उसको कुछ टाइम में मेहर गहने वो सब उसको मिल जाते हैं। जैसे हमारे समाज में भी 10 लाख 20 लाख मेहर रखा जाता है, तो उसको वो मिल जाता है। तो और क्या चाहिए एक लड़की को? नहीं, मुझे लड़कियों को मिलते देखा है आपने? अब आप दोनों चीजें होना चाहिए आप कह रही हैं। आपको जब अगर निकाह कि आपको मेहर नहीं मिला है, आपको नहीं मिला, आपने मेहर के बगैर शादी की है क्या? आपको कितना मेहर मिला? आपको कितना मेहर मिला है रूही जी? आपको कितना मेहर मिला है? कितना मेहर मिला है? कितना मेहर मिला है आपको? बताइए कितना मेहर मिला है आपको? बताइए आपके नाम से आपके शौहर ने क्या क्या संपत्ति की है? बताइए और मैदान में आइए, क्योंकि जिन मुसलमान लड़कियों को नहीं मिला है उनके लिए आपको सामने खड़ा किया जाएगा। कितना मेहर मिला आपको? आप खुश हैं? कितना मेहर मिला? घूमती रहती है, कितना मेहर मिला? कितना मेहर मिला? बताइए कितना मेहर मिला? पति क्या आपसे लड़ लेगी। कितना मेहर मिला? हाजी भाई पति के इंतकाल के बाद कितना मिलता है हिस्सा? 6वां हिस्सा मिलता है शायद। हाँ कितना मिलता है उनको? 6वां हिस्सा मिलता है। 6वां हिस्सा मतलब मान लीजिए कि अगर संपत्ति मान लीजिए 10 लाख की है तो उसका 6वां हिस्सा मिलेगा। 6वां हिस्सा मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्यों मिलेगा आज के दौर में मेरी बीबी है, 51,000 का उसका मेहर बना था, मैंने एक नकद दिया 51,000। दूसरी बात फ्लैट लिया मैंने, उसके नाम किया। ऐसा नहीं है, ये तो बीबी मियाँ बीबी के बीच में तालमेल होता है। शौहर सारी संपत्ति अपने बीवी को लिख देता, तमाम लोग लिख देते। आप कानून के थोप कर क्या करना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि जब हम खुद लिख रहे हैं
तो उसमें जरूरत नहीं। मैंने अपनी बीबी के नाम फ्लैट कर रखा है, मेरे नाम 1 रुपए की संपत्ति नहीं, उसके नाम फ्लैट है। क्यों? क्योंकि उसको आगे तो मेरे बाद उसको बच्चों को देख, मैं नहीं रहा तो उसको बच्चों को देखना होगा। नहीं, आपने कहा कि मैंने अपनी पत्नी के नाम पर फ्लैट कर रखा है, ये आपका अपना निजी फैसला है या शरीयत के हिसाब से लिया गया? नहीं, शरीयत का अभी जो सारा मेरा पार्टी में शरीयत का, जब मैं शरीयत को फॉलो उसको करूंगा, शरीयत को बंटवारा करूंगा। जब मैं बेटी, 1 मिनट, मैं बेटी को, मेरी 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, मैं अगर बेटी को दोनों को फ्लैट दूंगा तो लड़के को भी फ्लैट दूंगा, दोनों। बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छी सोच है। मैंने शादी से पहले दूंगा, बहुत अच्छी सोच है। शादी से पहले इंडिविजुअल सोच, किसी ने मैंने बोला किराया उसके सोच हो गई, किराया ये तो भाई जो कि वो खर्च करे। तो प्रत्युष भाई कानून आने दीजिए, ये वाली अंडरस्टैंडिंग कर लेना बहनों के साथ, पत्नी के साथ, फिर आपका झगड़ा ही क्या है? अरे भाई आप अपना इंडिविजुअल मत बताइए, उनको बताइए वो जो बेटियां रो रही हैं, वो जो बेटियां कह रही है भाई खा गया, बाप खा गया, इतनी बेटियां रोती रहती है हमारे पास आके, आप यही पूछते रहते हो कितनी बेटियां कितनी बेटियां, सारी बेटियां रोती रहती हैं। 30 गुरु मुखालफत कर रहे हैं, घर जा नहीं सकते, पति ने भगा दिया, वो तो प्रत्युष भाई शुक्र करिए हमने तलाक बंद करवा दिया 3 तलाक, लोगों से कम से कम कानून का सहारा मिला है। सही जवाब, सही जवाब, हाँ सही जवाब, हाँ सही जवाब, हाँ। औरत को जलील करके जो रोड पर निकाल दिया जाता है और बच्चा भी गोद में औरत के को पता ही नहीं है कि 20 साल की लड़की के 2 बच्चे भी हो रखे हैं और वो सड़कों पे घूम रही है न्याय लेने के लिए, ना आप उसे अपने घर में न्याय देंगे, ससुराल में भी नहीं लेने देते थे। नहीं मालूम वो ऐसे शुक्र करो 3 तलाक बंद हो गया, हलाला, वो भी और आप भी, कोई हलाला का है। एक सेकंड, सही है जवाब, हाँ मैं आ रहा हूँ आचार्य शैलेश तिवारी जी, आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ जवाब। अभी बहुत इस चीज की तकलीफ हो रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस चीज की मुखालफत कर दी, इसकी मुखालफत कर दी। यूसीसी की मुखालफत नहीं होना चाहिए भाई। एनडीए के घटक दल एनपीपी ने मुखालफत करी है, आपने बैठा ला उनको यहाँ पे डिबेट में लाकर। अभी यूसीसी का ड्राफ्ट आने दीजिए, मैं चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूँ, एनडीए के बहुत से अलायंस इसके ऊपर मुत्तफिक नहीं होंगे, इसका विरोध भी करेंगे। अभी यहाँ पर शबनम खान और मैं देख पा रहा हूँ ये कौन है, नाजिया खान, इन दोनों ने कहा कि शरीयत में वही है जो यूसीसी के अंदर है, तो इसका नाम यूसीसी मत करिए। यानी कहने चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो शरीयत कानून लेकर आना चाहते हैं कि ये तो हमारे यानी शरीयत का कानून आ रहा है, वही मसौदा लेकर आ रहे हैं, शरीयत का कानून पूरा लाइए। अरे शबनम खान आप यही तो कह रही है कि शरीयत का कानून आ रहा है, पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा और हम बनने दे देंगे, कुछ नहीं पता। और फिर चाहे कुछ भी आ रहा हो, अगर मुस्लिम बेटियों को आगे ले जाने के लिए आ रहा है और मुस्लिम बेटियों को न्याय देने के लिए आ रहा है, सारा देश खड़ा होगा उनके साथ। और मुसलमान भी आपके पिछले को नहीं है, माफ कीजिए प्रत्युष भाई, ये जो प्रत्युष भाई आप हमारी बात हो रहा है, बोलिए नहीं ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, बोलिए उनको। ठीक है, एक सेकंड सही जवाब, हाँ बोलिए पॉइंट। मुसलमान बेटियों को अगर न्याय मिलने जा रहा है, मुसलमान बेटियों को अगर हक मिलने जा रहा है, बिल्किस बानो के न्याय पे आप क्या बोली, उस बलात्कारियों के खिलाफ क्या बोली, आप बताएं, दिखाएं टीवी पे भाई। अरे कुछ तो बोले, अरे कुछ नहीं बोला आज तक। एक सेकंड, कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स भी लोगों के सामने, दर्शकों के सामने रखने जरूरी है। प्लीज ग्राफिक्स प्ले कीजिएगा। जो विरोध में दलील दी जा रही है कि यूसीसी संविधान की भावना के खिलाफ होगा, अगर ये आता है तो धार्मिक आजादी छीन जाएगी, पर्सनल लॉ में दखलंदाजी होगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वजूद पर भी खतरा होगा कि फिर उसका अस्तित्व क्या रह जाएगा, सभी धर्मों पर हिंदू कानून लागू करने जैसा हो जाएगा। उनको ऐसी आशंका है कि जबरदस्ती कुछ चीजें थोप दी जाएंगी, हिंदुओं के रीति रिवाज थोपने की कोशिश की जाएगी। यह विरोध में दलील दी गई है। अब इसके पक्ष में क्या दलील है वो भी देख लीजिए। यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। यूसीसी लागू करना सरकार का दायित्व है, बकायदा अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है। 1985 शाबानों के सबको याद होगा, यूसीसी से राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। विरोधाभासी कानून खत्म हो जाएंगे। 1985 में जब शाबानो केस था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह सारी चीजें कही थी। संसद को एक रूपरेखा यूसीसी की बनानी चाहिए। और 2015 में भी एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी की जरूरत है इस वक्त देश के अंदर। अब हाजिक भाई जरा बताइए, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि एक समान कानून की जरूरत है, लेकिन इसके लिए राइट है संसद को कि संसद इस पर कानून बनाए। देखिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 5 बार गया, 5 एप्लीकेशन गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनने के बाद पार्लियामेंट को हुक्म दिया कि आप इसको लागू कीजिए यूसीसी को। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
21वां लॉ कमीशन बनाया और उसके चीफ जस्टिस थे जस्टिस चौहान साहब, जो उस जमाने के सबसे काबिल चीफ जस्टिसों में थे। उन्होंने 4 साल इस पर काम किया, 2016 में बनाया गया, 2018 में वो गए। हजारों लोगों से उन्होंने डेलीगेशन से मुलाकात की, तमाम एप्लीकेशन आई। एक मिनट आप मुझे कहने दीजिए, उन्होंने ये कहा कि देश में यूसीसी की जरूरत नहीं है, जानते थे कि देश के अंदर अनेकता में एकता है। देश में जो 8 मज़ाहिब के लोग रह रहे हैं, 8 मज़ाहिब की मुख्तलिफ रीत रिवाज है, और इसीलिए उन्होंने कहा वो हम जैसे और आप जैसे और शबनम जैसे लोग जो नहीं थे, वो जानते थे संविधान को, देश के कानून को, और उन्होंने बहुत लंबा इस संविधान के ऊपर अंबेडकर साहब एक सेकंड, अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? अंबेडकर साहब ने भी आर्टिकल 44 के बाद ये कहा था कि उसमें उनके आगे नहीं पढ़ते लोग, उनकी वही बात पढ़ते। उन्होंने कहा कि अभी हमारे देश में जरूरत नहीं है इसकी, जब जरूरत होगी तो उसको लागू किया। लेकिन ये मुल्क इस खूबसूरत मुल्क है कि 8 मज़ाहिब के लोग पिछले 75 साल से बड़ी शांति और प्यार से रह रहे। यहाँ 750 जातियों के लोग रहते हैं, 4400 भाषाओं के लोग रहते हैं, हर 3 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता क्योंकि आपस में मुस्लिम बैर रखना, पर्सनल लॉ हिंदी बोर्ड है, की वतन दुकान है, बंद होगी, हिंदुस्तान हमारा, जो मुस्लिम महिलाओं को अपने तरीके से चलाया करता था, और इनकी बपौती खत्म हो जाएगी। महिलाओं को जिस मर्जी तरह से शोषित जो करते थे, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। बस इतना भर दर्द है इनका। देश में अफरा तफरी लाना चाहिए। आचार्य शैलेश तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी, एक सेकंड हाजिक जी रुक जाइए। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आचार्य शैलेश तिवारी जी, भाई एक बात तो सही है कि अभी तक किसी ने ड्राफ्ट नहीं देखा है। ये तो वही शोर हो गया कि कौवा कान ले गया तो लोग अभी कौवे को नहीं देख रहे, कान पकड़ के बैठे हुए। अरे क्या, मुझे एक बात बताइए कि ये जो कहा जा रहा है भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, तो क्या भ्रम सिर्फ एक ही साइड से फैलाया जा रहा है, मुस्लिमों की तरफ से? क्यों उनके मन में यह शक है या डर है कि अगर यूसीसी लागू होगा तो हिंदू रीति रिवाज या उनके नियम कायदे कानून उन पर थोप दिए जाएंगे और यह मुल्क हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ये कौन कह रहा है? क्यों ये डर डाला जा रहा है? प्रत्युष जी, मैं आग्रह करूंगा कि जितने और लोग पैनलिस्ट हैं वो हमारे बोलते समय नहीं बोलेंगे। देखिए प्रत्युष जी, इस राष्ट्र का जो संस्कार है वह हिंदू राष्ट्र का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यूसीसी आ जाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता, और लोगों के अंदर अगर भ्रम है तो उस भ्रम को निकाल दे। यूसीसी इस राष्ट्र की महिलाओं को सम्मान देने का एक कानून है, जिसे सभी लोगों को, सभी मजहब के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को एक साथ मिल करके इस राष्ट्र में कानून स्वामी जी इस बात तो हिंदू राष्ट्र की रट लगाने वाले को आप क्या कहेंगे? शैलेश तिवारी जी, जो लोग हिंदू राष्ट्र की रट लगाते हैं उनको क्या कहेंगे आप? इस मुल्क से किसी दूसरे मुल्क की कोई एक सेकंड हाजी भाई, एक सेकंड रुकिए ना, और किसी के हाजिक जी, अरे हाजिक भाई एक सेकंड, अरे एक मुल्क हाजिक भाई पहले मेरा एक सेकंड सवाल सुन लीजिए, मैं उनसे पूछ रहा हूं। जो लोग आचार्य शैलेश तिवारी जी, जो हिंदू धर्मगुरु हिंदू राष्ट्र की रट लगाते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैं यही बोलूंगा कि सब लोगों को सोच समझ करके बोलना चाहिए। इस राष्ट्र का जो संस्कार है वह तो शुरू से ही हिंदू राष्ट्र है, चाहे वह कागज पर आए अथवा नहीं आए। इस देश में जितने लोग हैं, किसी भी धर्म के लोग हैं, वह सभी सनातनी हैं और सभी हिंदू राष्ट्र के लोग हैं। तो ये तो नाजिया क्या यही नहीं, ये जो कह रहे हैं आचार्य शैलेश तिवारी कि इस नहीं आप ये कह रहे हैं आचार्य शैलेश तिवारी कि हिंदू नहीं इस देश में संस्कार ही हिंदू राष्ट्र के हैं, और यही सब सारी चीजें हैं जो आज के समय में एक भ्रम पैदा कर रही हैं या डर पैदा कर रही है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। नाजिया, देखिए, मैं बहुत क्लियरली बोलूंगी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी कास्ट धर्म के